वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट जो हम समझने जा रहे हैं और रिवाइज करने जा रहे हैं वो है कॉर्पोरेट फंडिंग का इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसकी पहली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है यूट्यूब पे। और आज हम जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो हम समझने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो कि स्वेट इक्विटी शेयर्स, पहला तो हमारा मेन कंसर्न क्या होना चाहिए कि स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 288 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स सच इक्विटी शेयर्स which are issued by the company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called। ये तो हमारा था बे टेक्स्ट कि हमारा कंपनीज एक्ट में क्या डेफिनेशन है स्वेट इक्विटी शेयर्स का। लेकिन अब हम इसे समझेंगे, इसे इतने छोटे छोटे टुकड़े में समझेंगे तब जाके हमें इसका इन डेप्थ समझ आएगा कि आखिर स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या है। पहला क्या है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी सच इक्विटी शेयर्स। ठीक है, पहला तो पॉइंट हो गया कि ये इक्विटी शेयर्स होंगे, प्रेफरेंस नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट, ये इशूड बाय द कंपनी है। ठीक है, चलो समझ गए। किसको इशू करेंगे? डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। इसके बाद हम जो अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं किसको करेंगे? पहले तो इक्विटी शेयर्स होंगे, कंपनी इशू करेगी, और किसको करेंगे? डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज। इसके बाद हम समझेंगे ये डेफिनेशन, एक बार हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम समझेंगे कि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज क्या होता है। डायरेक्टर्स तो आप जानते हो, लेकिन एम्प्लॉइज के डेफिनेशन में कौन आएगा? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। एट अ डिस्काउंट। ठीक है, चलो डिस्काउंट, पहले तो सेक्शन 53 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हमें मना करता है कि आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकते। 53 और 54 है। ठीक है, शायद इट्स नॉट एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा, 53 या 54 है। ठीक है, और उसमें आपको शेयर्स इशू एट अ डिस्काउंट करने में मना करता है, आप नहीं कर सकते। लेकिन ये स्वेट इक्विटी शेयर्स एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कि आप इस कंडीशन में स्वेट इक्विटी शेयर्स जो आप इशू करोगे उसे आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। तो फिर पॉइंट आता है, ठीक है, डिस्काउंट पे कर दिए, लेकिन जो अब जो बैलेंस कुछ ना कुछ तो हम लेंगे, फ्री नहीं है ना, डिस्काउंट है, तो जो कुछ पैसे जो हमें लेना है कंसिडरेशन वो लेंगे। वो कैसे ले सकते हैं? ठीक है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश भी ले सकते हैं, अदर देन कैश भी ले सकते हैं। क्यों लेंगे हम, या इनको शेयर्स इश्यू करने का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, ये 3 कारण हो सकते हैं। या तो उन्होंने अपना कोई नो हाउ दिया, मेकिंग अवेलेबल इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोई दे दिया, या फिर कोई वैल्यू एडिशन। ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम स्वेट इक्विटी शेयर सामने इशू कर सकते हैं टू दी डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि हमारा एम्प्लॉय के डेफिनेशन में कौन आएंगे? एम्प्लॉय किनको कहा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स के इशू के लिए? तो पहला पॉइंट है कि पहला जो हम ये रूल जो रेफर कर रहे हैं वो है रूल 8 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। इसमें क्या है कि परमानेंट एम्प्लॉइज वो होंगे, ये हमारे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। तो परमानेंट एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज कौन होंगे? एम्प्लॉइज, पहला पॉइंट है कि परमानेंट एम्प्लॉय हु ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इसमें पहला एक कंडीशन था कि चलो आपका 1 साल होना चाहिए, लेकिन अब ये कंडीशन हटा दिया गया है। अब ये कहा गया है कि कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे वो इंडिया में काम कर रहा हो या इंडिया के बाहर काम कर रहा हो, उसे हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, और वो डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा फॉर द मतलब इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकेंड पॉइंट क्या है? डायरेक्टर। एम्प्लॉय में डायरेक्टर आएंगे। ठीक है, a director of the company whether WTD or not, full time director or not, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड किया जाएगा, स्पेसिफिकली कहा गया है। ठीक है, फुल टाइम डायरेक्टर तो आप सब जानते हो, जो रेगुलर डे टू डे अफेयर्स में काम करते हैं, और चाहे वो एक्जी हो नॉन एक्जी हो, मतलब डायरेक्टर को इंक्लूड किया गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? एन एम्प्लॉय ऑफ और द डायरेक्टर
ठीक है, ऑफ सब्सिडियरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ और होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी। ठीक, आप इससे क्या समझते हो? ठीक, इससे हम क्या समझे कि एक एम्प्लॉय है, चाहे डायरेक्टर है, जो इंडिया में काम कर रहा है चाहे बाहर काम कर रहा है, और जो हमारी कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी, उसका एम्प्लॉय या डायरेक्टर को हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, जो हमारी जिस कंपनी की हम सब्सिडियरी कंपनी है, उसके शेयर उनको क्या हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, उनके डायरेक्टर या एम्प्लॉयज को? जी हाँ, बस लेकिन वो बस हमारी होल्डिंग कंपनी इन इंडिया होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया को एक्सक्लूड किया गया है। ये चीज ध्यान देने वाली है कि जो एम्प्लॉयज है वो ओनली इन इंडिया होने चाहिए, आउटसाइड इंडिया ऑफ द होल्डिंग सबसी के, तो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो चलेगा, लेकिन जो होल्डिंग कंपनी है उसके सिर्फ इन इंडिया के जो डायरेक्टर या एम्प्लॉयज, उन्हीं को आप एम्प्लॉय के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे और इनको आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब स्वेट इक्विटी शेयर्स का गवर्निंग प्रोविजंस कौन कौन से, किन लॉज को हम कंप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी होगी एज अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। अब कंपनी दो तरीके की हो सकती है, पहला तो एक लिस्टेड हो सकती है या अनलिस्टेड हो सकती है। और अगर आपके ये जैसे मैंने लिस्टेड कहा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक क्या होगा कि लिस्टेड जहां आता है वहां सेबी का कोई ना कोई रेगुलेशंस आते हैं। बिल्कुल सही, सेबी के रेगुलेशंस आएंगे, दैट इज इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2002। इसको हम प्यार से कहेंगे ILES रेगुलेशंस। ठीक है, लेकिन अब कंपनीज अनलिस्टेड है, उनको कौन से ये रूल्स कंप्लाई करने होंगे? ठीक है, सेक्शन 54 रूल 8, सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट और रूल 8 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। एक बार फिर से, स्वेट इक्विटी शेयर्स हम किन को इशू करेंगे? डायरेक्टर या एम्प्लॉय को करेंगे। ठीक है, एट अ डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस में मिल रहा है तो वो आपको ये ऐसा बेनिफिट तो दे नहीं रहे। उनके जो हार्डवर्क आप उनसे, उनके एफर्ट्स जो वो कंपनी में डाल रहे हैं, उनके लिए अगर आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर रहे तो आप ऐसा कोई खास ये तो दे नहीं रहे फायदा उन्हें, और ये डिस्काउंट में चलो इशू करते हैं। फिर अब है कि कंसिडरेशन अदर देन कैश क्यों दे सकते हैं? वो हम उन्होंने दिया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उन्होंने दिए थे, या फिर उन्होंने कोई भी वैल्यू एडिशन किया था, चाहे किसी भी नाम से वैल्यू एडिशन हो। ठीक है, बिल्कुल सही, वैल्यू एडिशन किया था। फिर आया हमारा रूल 8 का डेफिनेशन एम्प्लॉइज। पहला है परमानेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, चलो डायरेक्टर ऑफ कंपनी, हम इस अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला 2 पॉइंट्स में हम अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर चाहे WTD हो या नहीं हो, लेकिन इंक्लूड करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। और थर्ड पॉइंट है कि एम्प्लॉय और डायरेक्टर किन के? पहला आया सब्सिडियरी, हमारा सब्सिडियरी। ठीक है, उन चाहे इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, उनके डायरेक्टर और एम्प्लॉय को इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। अब आया होल्डिंग, हमारी होल्डिंग कंपनी, उनके जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, हम सिर्फ उनको ही शेयर्स इशू कर सकते हैं टू द डायरेक्टर एम्प्लॉय इन द हेडिंग ऑफ अंडर द कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फिर हमने गवर्निंग प्रोविजंस पढ़ लिया। सेक्शन अनलिस्टेड के लिए सेक्शन 54 प्लस रूल 18, सॉरी रूल 8। लेकिन अगर लिस्टेड है तो सेबी ILES, दैट इज in issue and listing of sweat equity shares regulations। ठीक है, चलो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस क्या दिया गया है कंपनीज एक्ट में, ये आप अपने सामने देख रहे हो। एज पर प्रोविजन, हम पहले एक बार प्रोविजन को गो थ्रू कर लेते हैं जो सेक्शन 54 में दिया गया है ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है कि आप बिल्कुल इशू करो स्वेट इक्विटी शेयर, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि जो ऑलरेडी कोई भी कैटेगरी इशू की गई है ऑलरेडी, उसी कैटेगरी की आप शेयर्स एज स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, मतलब कोई नई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात,
ऑथराइज्ड होना चाहिए बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन जहां आता है वहां MGT 14 ऑटोमेटिकली आता है। तीसरी बात कि रेजोल्यूशन में क्या क्या हमें बताना होगा शेयर होल्डर्स को, उनके काम की क्या क्या बातें। पहला कि हम कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं, उनका मार्केट प्राइस क्या है, किस कंसिडरेशन हमने क्या पैसा क्या उनसे हम लेने जा रहे हैं, क्या कंसिडरेशन है, ठीक है, या किस कैटेगरी या क्लास को हम इशू करेंगे, चाहे वो डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय, वो हमें बस नोटिस में हमें बताना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग को, ताकि हम उनसे एसआर ले सके और एसआर लेके हम ये शेयर्स इशू कर सके। आप ये अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। पहले एक कंडीशन था कि आपको 1 साल होने चाहिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, लेकिन अब ये कंडीशन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 से ओमिट कर दिया गया है, जो कि आया था 7 मई 2018 से ये ओमिट कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है। अब आया कि स्वेट जो होल्डर्स ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स वो एग्जिस्टिंग स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के रैंक इक्वली करेंगे, पारी पासु मतलब रैंक इक्वली ऑन द सेम फुटिंग, मतलब दोनों का राइट्स सेम होगा जब वो इशू, मतलब वो जब होल्डर्स हो जाएंगे उस सिक्योरिटी के, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे, वो और जो ऑलरेडी इशूड होल्डर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, उसमें कोई भी डिस्टिंग्विशमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। बिसाइड्स द कंपनीज एक्ट, अब हमारा रूल क्या कहता है, जो बेयर टेक्स्ट है उसके अलावा जो हमारे रूल्स हैं वो हमें क्या कहते हैं, जो रूल 8 है, जो गवर्निंग रूल है, वो हमें क्या कहता है रिगार्डिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में वो कहते हैं कि पहला पॉइंट कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, जो हमने कंपनीज एक्ट में लिया था, अभी जो कुछ मिनट पहले हमने डिस्कस किया था, वो उसकी वैलिडिटी होगी 12 मंथ्स, मतलब आप एक बार ले लो, उसके बाद 12 मंथ्स तक के लिए वैलिड है। दूसरा पॉइंट कि आप कितने अमाउंट तक के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप जितने मन करते जाएगा आपको आप उतने इशू करते जाओगे, कोई तो लिमिट, कोई तो थ्रेशोल्ड लिमिट, कोई तो कैप लगाना चाहिए कंपनीज को, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल कंपनीज एक्ट ने लगाया है ये एक मैक्सिमम सीलिंग लिमिट, जो कि है 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान रखने वाली बात है, हमने इक्विटी शेयर्स इशू किया था इसलिए हम इक्विटी शेयर्स ही देख रहे हैं। 15% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ ऑफ फॉर द शेयर्स ऑफ द इशू वैल्यू ऑफ 5 करोड़ विच एवर इज हायर, ठीक है। हमने लिमिट भी देख ली कि 15% नहीं तो 5 करोड़ विच एवर इज हायर। अब आया कि आप लॉक इन भी कर सकते हो कि नहीं, अपने जो शेयर्स इशू किए अपने डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज को, आप इसे लॉक इन में भी डाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल सही। 3 इयर्स की लॉक इन है हमारी, और इसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा अलग, रजिस्टर बिसाइड्स बाकी सब रजिस्टर्स जैसे कि मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, एक्सेट्रा जो हम रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, इस बिल्कुल उसी तरीके से हम स्वेट इक्विटी शेयर्स के भी जो इशू है उसको एक मेंटेन करेंगे रजिस्टर में, विच इज फॉर्म SH3। तो एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, आप बताना आपको इसका आंसर पता हो तो, कि क्या हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंशियल इशू माने, बताओ सोचो। नहीं, the answer is no. A issue of sweat equity shares is not a preferential issue. Preferential issue के बारे में बताया गया है in regulation 21N of SEBI ICDR regulations 2018, ठीक है। जो ICDR के regulations है जो हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, उसमें बताया गया है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स एक्सक्लूड्स इशू ऑफ स्वेट, मतलब सॉरी, प्रेफरेंशियल इशू एक्सक्लूड्स इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब आते हैं हमारे जो लिस्टेड कंपनीज को जो शेयर्स जो रेगुलेशंस फॉलो करनी है, कंप्लाई करनी है, वो क्या कहती है, ठीक है। आप अपने सामने देख रहे हो,
ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि जो लिस्टेड कंपनी है उस पर सेबी के रेगुलेशंस और नॉन लिस्टेड है वो है उस पर कंपनीज एक्ट लगेगा, ये नहीं लगेगा। ये एम्प्लॉयज को कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके गवर्निंग सेक्शन है 54। स्पेशल रेजोल्यूशन हमने ले लिया है, सीलिंग लिमिट सब कुछ हमने बता दी है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। देखो अब आता है सेबी का, यहाँ से शुरू होता है जो आप यहाँ देख रहे हो, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू प्रमोटर्स। इसके बाद से शुरू होता है हमारे सेबी की गाइडलाइंस। ये जो आपके सामने डायग्राम दिया गया है जो हमारे स्टडी मटेरियल का है, वो कभी कभी बोरिंग हो जाता है पढ़ने में, तो इसे हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे ताकि आपको इंटरेस्ट आए इसे पढ़ने में। अगर मैंने आपको पहले भी कहा है कि बस फॉर्मेटिंग चेंज करने की ज़रूरत है हमारे जो स्टडी मटेरियल को, उसके बाद ये बुक जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है, एक सिंपल मेजोरिटी मतलब OR चाहिए, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ OR बाय पोस्टल बैलेट होना चाहिए, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी सेम 12 मंथ्स हमने पढ़ा है रूल 18 में, ठीक है। प्राइसिंग, प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वेट इक्विटी शेयर्स में। ये क्या कहते हैं प्राइसिंग का है ना, देखो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ICDR में भी एक प्राइसिंग आता है, इसमें भी ये प्राइसिंग है। और ये चीज जब हम एग्जाम लिखने जाते हैं ना तो चीजें याद नहीं रहती, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका था या उसका था। तो आपको ये चीजें कई बार शायद आप लिख लो अगर आपको लगता है कि आपको रिटेन नहीं होगी, या फिर आप इसे बार बार रिवाइज करना, ठीक है। प्राइसिंग है, प्राइसिंग कहता है रेगुलेशन 7 ऑफ सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस, ठीक है, वो कहता है कि जो प्राइस होगा, किस प्राइस पे हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, हायर ऑफ, ठीक है, हायर ऑफ किसके, दो कंडीशंस दिया गया है। पहला कि जो वीकली हाई, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ रिलेटेड इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग लास्ट 6 months प्रीसीडिंग द डेट, द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट, चलो रेलेवेंट डेट आया है तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। रेलेवेंट डेट क्या होता है? रेलेवेंट डेट होता है जो जिस दिन हम SR मीटिंग करते हैं ना ऑफ द शेयर होल्डर्स, उससे 30 दिन पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 30 अप्रैल को हमारी मीटिंग थी, उससे 30 दिन पहले मतलब 31 मार्च का डेट होगा रेलेवेंट डेट, 30 दिन पहले, ठीक है। आपको ये चीज़ें, ये जो डेट्स में हमारा खेलना होता है एज अ CS बहुत ही रेगुलर है, एक जिसको नहीं कहते, आमतौर पे आपको डेट्स के साथ आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है चाहे LODR ICDR कुछ भी, वो उसमें डेट्स इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट डेट हो गया, अब होगा रेलेवेंट डेट के बाद अब किस प्राइस पे, वीकली हाई 6 महीने का हाई एंड लो, उसका एवरेज ले लो। देखो आपका एक दिन में ना हाई भी आता है लो भी आता है, दोनों डेट्स दोनों प्राइसेस आपको मिल जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उसका आप एवरेज ले लो। ऐसे एवरेज आप 6 महीने के ले लो, पिछले जो मीटिंग से मतलब 31 मार्च हमने अभी निकाला ना, उससे 6 महीने पहले की आप ले लो, आपका एवरेज हाई लो, रोज एवरी डे एवरी ट्रेडिंग डे का आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर है कि अगर आप फिर है दूसरा कंडीशन कि एवरेज हाई और लो ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस, ठीक है, क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ रिलेटेड इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग 2 weeks प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। ये क्या कहता है कि जो क्लोजिंग प्राइसेस है ना, देखो क्लोजिंग प्राइसेस आपको 3-3:30 बजे मिल जाती है एक कंपनी की, अगर उनका वो सर्किट ब्रेकर नहीं लगा हो, सर्किट ब्रेकर लगने के बाद वो ट्रेड नहीं करती, उसके बाद वो जो क्लोजिंग प्राइसेस मिल जाती है ना हमें कि इस टाइम आज का ट्रेडिंग डे का एंड मतलब क्लोजिंग प्राइस क्या है, आप उसे निकाल लो 2 हफ्ते का ट्रेडिंग डेज का, फिर उसको जो हाई एंड लो है ना, वो हाई एंड लो मिल जाएगी आपको ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस, उसको ऐड कर लो, उसका एवरेज निकाल लो,
आपको ये मिल जाएगी। फिर है आपको दोनों चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट्स में जो भी हायर आएगा अमाउंट वो होगा उस प्राइस पे आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब बात आया कि अगर हमारे शेयर्स ही दो से ज्यादा मतलब दो या उससे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो आप क्या करें। तो बात आता है कि जिसमें भी ट्रेडिंग हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब जिसमें आपकी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है आप उस स्टॉक एक्सचेंज का ले लो। चलो बढ़िया। अगर आपका शेयर्स तो लिस्टेड है लेकिन कोटेड ऑन ओनली वन स्टॉक एक्सचेंज ऑन द गिवन डेट, तो आप उस स्टॉक एक्सचेंज की जो प्राइसेस आ रही है उस पे ले लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन आपका कोटेड ही नहीं है अभी तक, तब क्या करोगे आप? नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का आपको प्राइस लेना होगा। बिल्कुल सही। आपको ये चीज एक बार आप फिर से रीड कर लेना, ये जो आपके सामने डायग्राम है आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब वैल्यूएशन देखो, ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपने दिया है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, उसका एक वैल्यू भी तो होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस प्राइस के लिए हमें शेयर्स इशू करना चाहिए। मतलब आपका अगर उन्होंने हमें फायदा ही 1 करोड़ का दिलाया तो आप 1 करोड़ तक के शेयर्स इशू करोगे, मतलब 1 करोड़ का उनको भी फायदा दोगे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें कहा गया है रेगुलेशन 8 में, उसमें कहा गया है कि हमें पहले तो इसकी वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। by should be the valuation should be carried out by the merchant banker। ये आपके सामने पॉइंट है। वैल्यूएशन हो गई, उसके बाद है जो मर्चेंट बैंकर ने वैल्यू लगाया निकाला उससे एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर लो, ठीक है। वो कंसल्ट कर सकता है, मर्चेंट बैंकर कंसल्ट कर सकता है। अब है कि मर्चेंट बैंकर ने वैल्यू निकाली, अब ये वैल्यू कितनी सही है कितनी नहीं, एक बार हम इंडिपेंडेंट सीए से मतलब एक बार रीचेक करवा लेंगे, मतलब कि आपको लगता है कि मतलब सीए से पूछेंगे कि आपको लगता है कि ये वैल्यू सही है कि नहीं, तो वो अगर बोलेगा हाँ तो बहुत बढ़िया, ना तो देखते फिर आगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये देखो जो हमें शेयर्स दी गई है ना उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी। अगर where the non cash consideration takes place in the form of a depreciable or amortizable asset। depreciable हमेशा tangible assets के लिए यूज करते हैं depreciation word, और amortization यूज करते हैं intangible के लिए, ठीक है। it shall be carried out on in the balance sheet in accordance with the relevant accounting standards। जो हमारे impairment जैसे आपने सुना होगा इंडियस, अब हमारे जो सीए फाइनल के सिलेबस में है वो है इंडियस और वो ही यूज होते हैं आजकल, ठीक है। तो उसमें अगर कहा जाए तो इंडियस 38 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स ये आते हैं कि वो पिक्चर में आ जाएंगे जहां पे आपका डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट करना होगा, ठीक है। और जहां ये चीज ये एप्लीकेबल नहीं है वहां पे जो एक्सपेंस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे। हमें देखो एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आपको बोला जाएगा कि आप एनालाइज करके बताओ कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चलो सीए ने बना दिया, ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए ना। आप यू कांट बी जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड या आपका एक एरिया डिफाइन नहीं है कि आप बस लॉ की कंप्लायंसेस देखो, आपको पता होना चाहिए और आपको पढ़ना आना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको पढ़ना तो आना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आखिर कहता क्या है। बिल्कुल सही। तो जो इसमें कहा गया है रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहाँ पे आप डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट है अगर वो नहीं आता तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे। बिल्कुल सही। प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट बिफोर द एजीएम, मतलब उसका सर्टिफिकेट भी हम एजीएम में डालेंगे, लेकिन इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। सीलिंग ऑन मैनेजरियल लिमिट, देखो 197 ऑफ कंपनीज एक्ट जो बताती है ना कि आपका कितना रेम्यूनरेशन मैक्सिमम होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से स्वेट इक्विटी शेयर्स के जितने भी हम इशू करेंगे वो उनके मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में इंक्लूड किया जाएगा। और ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि ये सही है, विद इन द सीलिंग लिमिट है या नहीं। अगर एक्सीड करता है तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, कि यू कांट वायलेट द लॉक इन, ठीक है।
लॉक इन में क्या कहते हैं कि 3 साल तक के लिए लॉक इन किया जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 3 years, ठीक है। लिस्टिंग shall be eligible for listing only if such issues are in accordance with, ये जो हमारे रेगुलेशंस अगर उसके अकॉर्डिंग है तो आप जरूर करवा दो लिस्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेक ओवर, प्रोसीजर फॉर इशू, जैसे हमने बोनस शेयर में, याद है आपको कि बोनस शेयर में प्रोसीजर किया था बोनस इश्यूज में, बिल्कुल उसी तरीके से ये चीज ना रिपीट करने के लिए है। ये चीज ना जो डॉक्यूमेंटेशन टाइप का चैप्टर्स है ना जो हमारे पार्ट बी में है, वो चीजें ही आती है इसमें, ठीक है। और ये चीज आपको वहां जाके मदद करेगी। आपका सिंपल पढ़ना होना चाहिए, या तो इधर पढ़ लो नहीं तो इधर पढ़ लो, बात तो एक ही है। सबसे बढ़िया है कि आप रेगुलेशंस पढ़ रहे हो तो साथ साथ ये आप मेमोराइज कर लो, रिटेन करो, तब जाके आपको डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में बहुत हेल्प करेगी, ठीक। आप एक बार पढ़ लेना, कुछ इसमें नए पॉइंट्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, हम रिवाइज करेंगे अपना कॉर्पोरेट फंडिंग का सिलेबस बहुत जल्दी, ताकि इस बार में ही हमें CS प्रोफेशनल क्लियर करना है और अपने नाम के आगे CS लगाना है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का आपको अगर लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो सॉरी लेक्चर्स नहीं, इंडेक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, मेरा कांटेक्ट नंबर है। और ये प्रोमाइस एकेडमी के नाम पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे आप ज्वाइन करो, मुझे आप मैसेज करो, ठीक है। या तो अपना कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी मैसेज कर दो, या फिर मेरे जो ईमेल आईडी पे है ना, आप मेल करो कि मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं आपको आप अपना नंबर डाल देना, मैं आपको ऐड कर दूंगी। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा इन द लॉन्ग रन, क्योंकि इस व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत सारे फैकल्टीज जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, CA CS दोनों फ्रेटर्निटीज के, और आपको ये अपडेटेड रखेगा रिगार्डिंग वॉट एवर चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द इंडस्ट्री, इन द एग्जाम्स या कुछ भी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।